सकता है। अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति से 32 गुना ज्यादा, यानी 100 रुपया इनकम अगर हमारी है, उनका 3200 है। तो जब तक लोगों की खरीदने की शक्ति नहीं होगी, कार की बिक्री है, मोबाइल का है, सीमेंट है, स्टील है, कपड़ा है, एयर कंडीशनर है, जब तक लोगों के खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो इस देश का सवर्ण भी बहुत बड़ा, बहुत अमीर नहीं हो सकता, देश धनवान कभी नहीं हो सकता। तो आरक्षण और जो सामाजिक न्याय की बात, हिस्सेदारी की बात हम करते हैं, तो सवर्ण को समझ में आना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था तभी बड़ी हो सकती है जब हमें हिस्सेदारी दे और बहुजन का, इनका भी आय का स्तर ऊपर हो, ये चीजों को खरीद सकते, ज्यादा अच्छा कपड़ा पहन सकते, सब पक्के मकान बना सकते, सब एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते, तो हमारी भी इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन भी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी 22 ट्रिलियन है, अमेरिका की 29 ट्रिलियन है। तब तक ये देश तरक्की कर ही नहीं सकता। तो जो राहुल गांधी जी कहते हैं सामाजिक न्याय की बात, तो सामाजिक न्याय की बात केवल ईबीसी या कुशवाहा, पासवान या रविदासी समाज के लिए ही नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। लेकिन इस देश का सवर्ण समाज समझता क्यों नहीं? वो विरोध करता है। और जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो कुछ दिन पहले चाइना भी गया था, आता जाता रहता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया के और देश कहां कहां पहुंच गए, आप सोच भी नहीं सकते। इतना आप समझ सकते हैं कि 5 स्टार होटल और झोपड़ी, यानी अगर चाइना और सिंगापुर 5 स्टार होटल जैसा है पूरा देश, तो भारत पूरा झोपड़ी, दिल्ली भी झोपड़ी लगती है। इसलिए ये वहां सबकी क्रय शक्ति, खरीदने की पावर है। अब जब कोई कलेक्टर बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बने, इंजीनियर अध्यापक बने, तो पैसा खर्च करेगा ना भाई, शादी में करेगा, बर्थडे में खर्च करेगा, मकान बनाएगा, तो बिक्री किसकी होगी? बनिया की होगी, बजाज की होगी, टाटा की होगी। कहां से सामान खरीदे? उन्हीं के यहाँ से खरीदे। यहाँ जिसके यहाँ सीमेंट का या जिसके यहाँ ईंट बनता है, जो सरिया बनता है, कपड़ा बनता है, ये किस समाज का? उन्हीं बिजनेस व्यापार करने वाले वही तो लोग हैं। उन्हीं का तो मदद हम कर रहे हैं। ये भाई रुकिए भाई, उन्हीं की तो मदद हम कर रहे हैं। तो एक बात समझने की है। एक मुझे आज इस मीटिंग में कमी खली, मुस्लिम समाज का मैंने बड़ा कोशिश किया था लेकिन लोग नहीं आ पाए। अभी पटना में कुछ दिन पहले वक्त के खिलाफ एक बड़ा जलसा लगा हुआ। हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज अकेले कोई चीज को, अकेले अपनी लड़ाई क्यों लड़ता? जहां टोपी और दाढ़ी देखा, उसकी भीड़ दिखी, बीजेपी और आरएसएस का मजबूत होना तय, अपने आप मजबूत हो जाते। देखो सारे मियाँ इकट्ठा हो रहे, सारे मुसलमान, हिंदू तुम भी इकट्ठा हो जाओ। तो जो आम, जो बहुत ज्यादा समझदार नहीं हिंदू कहता, हाँ यार ये मुसलमान हो इकट्ठा हो रहे तो हम भी इकट्ठा। हमने बहुत कोशिश किया कि ये जो वक्त का विरोध करने के लिए इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी जुड़े,
लेकिन न जोड़ते हैं न किसी के साथ जोड़ते हैं। ये जुड़ते ही नहीं किसी के साथ। बड़ा बड़ा टाइम खराब किया डॉक्टर एजाज अली के साथ का खराब। अगर मुशायरा का कोई फंक्शन हो जाए आप देख लीजिए, मन क्या मतलब है कि जगह नहीं मिलती। बिरयानी का भी तो इस सोच में बदलाव करना पड़ेगा। मुस्लिम समाज को भी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। और जहां तक ईबीसी की बात अभी किसी ने उठाई है, तो भाई ऐसा है कि सब मुझे कोई या हमारे साथियों को कोई नया संगठन बनाने का शौक नहीं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं। मैं जानता हूं कि राजनीति में राजनीतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ से कहीं ज्यादा होता है। मूलतः मैं सामाजिक व्यक्ति। जब तक दिमाग नहीं बदलेगा लोगों का तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो तंत्र है आज किसके पास है। तो मेरा यह कहने वाला है कि ये सामाजिक न्याय उत्तर भारत में नहीं हुआ। अभी चेन्नई में या तमिलनाडु में, ओके, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, उत्तर भारत से 5 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आए। तो एक दिन कोई एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा सुशील जी बहुत बड़ा नेता मिल गया, बीजेपी का ही। हम कहा आप जानते हैं कि दक्षिण भारत को ज्यादा तरक्की किया, और उसको जवाब ही नहीं मिल रहा। हम कहा मैं मदद कर दूं आपको, कहा बता दो। आपका 1921 में जस्टिस पार्टी मद्रास में बन गई थी और 1935 में त्रावणकोर की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, आरक्षण मिल गया था। 1888 में एक लिली कमीशन बना था मैसूर रियासत में, उसने भागीदारी दी थी। और 1902 में साहू जी महाराज ने आरक्षण 50% लागू किया था। वहां सामाजिक आंदोलन चले, इसलिए आप यहाँ का आदमी मजदूर बन के वहां जा रहा। उत्तर भारत में सामाजिक आंदोलन नहीं, ये सामंती समाज ज्यादा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश। अगर 50 एकड़ जमीन वाला जब काश्तकार है तो खुद नहीं कहे जोतेगा बोएगा, सोचेगा अरे हमें तो लोग कहेंगे कि इसका दिन खराब हो गया, वो सामान किसी और को दे देगा, न जोतेगा न जोतने देगा। एक एग्जाम्पल दे। तो सामाजिक न्याय बिहार में राजनीतिक चेतना तो जरूर है, और मैं राजनीतिक चेतना के पीछे ये भी कारण जानता हूँ। यहाँ रोजगार वगैरह ज्यादा तो है नहीं, बिजनेस ज्यादा है नहीं, दौड़ भाग तो आदमी करता नहीं। तो चौराहे पर बैठ करके जो अखबार मिल गया, जो व्हाट्सएप पर हो गया, वो दिन भर चर्चा कर। इसी तरीके की राजनीतिक चेतना है। वो सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ। हम लोग एक प्रयास सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सोच के देकर इसके बगैर आगे नहीं जा सकते। ये 2 उदाहरण मैं बता सकता हूँ। उत्तर भारत, नॉर्थ और दक्षिण भारत में क्या अंतर है। अब ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु में कोई मोबाइल बनाया भाई, ये कोई माइक बनाया इन्होंने, एयर कंडीशन इनका दिया हुआ खोज है, ये लाइट इनकी खोज है, कार इनकी खोज है, एरोप्लेन खोज हो या जहाज बनाया हो इन्होंने। किस बात का विश्व गुरु है भाई। बस आम जनता भी सोचती विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, लेकिन कोई चीज बता, दुनिया को दिया तो हो तो मैं बताऊं विश्व गुरु है। किस चीज के लिए विश्व गुरु? एक चीज नहीं बना पाए, एक रिसर्च नहीं हुआ, एक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई इस देश के अंदर। बने हुए विश्व गुरु। तो आज से जो कोई कहे विश्व गुरु तो पूछना भैया कोई चीज हमने दिया है जो इस्तेमाल की चीज है। कल मैं कुछ छात्रों को संबोधित कर रहा था तो एक सवाल मेरे सामने बड़ा
सटपटा आ गया, कहा कि धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं। अब हम लोग एक बंधे हुए हैं, एक के लफ्ज कई बार अगर पकड़ में आ जाए तो फिर पूरी पार्टी लपेट में आ जाती है। तो हमने कहा देखो एक बात है, एक हफ्ते साइंस के साथ में गुजारा कर लो, एक हफ्ते बिना साइंस के। एयर कंडीशनर छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, कार छोड़ दो और इंटरनेट से दूर हो जाओ, एसी से दूर हो जाओ, दवा लेने से दूर हो जाओ, वो देख लो। और एक हफ्ते तुम साइंस के साथ में गुजार लो, एक हफ्ते बगैर साइंस को गुजार लो, तो पता लग जाएगा कि धर्म कहाँ है और साइंस कहाँ है। तभी पता लगेगा। अब जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि कही हुई चीजों को हम लोग यहाँ पर या परंपराओं के बल पर, हमारे माँ बाप ने कह दिया या ऐसी मान्यता है या ऐसा रीति रिवाज है, तो उसके हिसाब से अगर आदमी सोचेगा तो तरक्की कभी नहीं हो सकता। जो सच देखे, जो व्यवहार में देखे, उसको देखना चाहिए। इसलिए ये जो संविधान बचाने की जिम्मेदारी, अभी हमारे साथी कुणाल ने कहा कि सवर्ण क्यों नहीं इस बात को कहता कि संविधान बचाने की जरूरत है, आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं कहते। तो इसी से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये संविधान जब तक है आप यहाँ बैठ सकते हैं, वरना ये भी सब छीन लिया जाए। इसी से पता लग जाता है, ये सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है जाति जनगणना। ये समझ लीजिए एक्सरे मशीन है, बिना एक्सरे का आपके अंदर क्या बीमारी है पता नहीं लग पाएगा। और इस एक्सरे जाति गणना इसीलिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बीच आड़े क्या आ रहा है, एक बहुत बड़ी चीज आड़े आ रही है। जो जातियों के संगठन बन गए हैं, जाति अपना स्वार्थ नहीं देख रही, अपने परिवार का नहीं, नेता के पीछे, नेता के अंदर अपना सपना देख रहा है। अच्छा, जाति के नेता को जो व्यक्तिगत सुविधा मिलती है, जो ज्यादा लाभ दे सकता है, उधर पूरी जात को लेके चला जाता है। तो जो जातियों के संगठन है बड़े खतरनाक है, और दलित ओबीसी के जो जातियों के संगठन है बड़े खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में 5-7 ऐसी जातियों के संगठन है जिनको आरएसएस को मजबूत किया कि टिकट केवल उसी परिवार को मिलता है, बाकी टिकट बेच देता है गैरों का, लेकिन जाति के नाम से सब वोट दे देते हैं कि ये निषाद है मेरी जाति का, ये पासवान है मेरी जाति का, उसे मिलना कुछ नहीं है। तो यहाँ भी बिहार में भी ये दिक्कतें आएंगी हैं। इसलिए जाति जो कॉन्शसनेस है उससे ऊपर उठने की कोशिश करिएगा, वरना सामाजिक न्याय की लड़ाई डिरेल हो जाएगी। संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, एक परिवार के, एक नेता के, एक परिवार के कल्याण के लिए पूरी जाति की प्रगति रुकी हुई है, पूरी जाति खत्म हो जाती है और पूरी जाति सामाजिक न्याय के लड़ाई में शामिल नहीं हो पाती, संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाती। ये झूठी तसल्ली है उसको कि मेरा विकास हो रहा है, मेरी जाति का नेता है तो मेरा विकास हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। उस व्यक्ति का विकास हो रहा है, उस परिवार का विकास हो रहा है, जाति नहीं, जाति के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। ये पूरे उत्तर भारत में देखा गया है।
इसलिए जो संगठन बने पिछड़ा वर्ग के नाम पर है, बहुजन के नाम पर संगठन है, या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के नाम संगठन है, तो बाहर से नाम संगठन लगता है लेकिन अंदर से बहुजन होना चाहिए। अंदर से बहुजन नहीं हो पा रहा। तो हमने जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आखिर में क्या जरूरत थी डोमा बनाने, तो हम लोगों का उद्देश्य है और ये दृढ़ प्रतिज्ञ है इसके ऊपर कि अंदर से संगठन बहुजन होना चाहिए, सभी जातियों का, सभी धर्मों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर उदाहरण मैं दूं कि बिहार में अगर अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए। एक आदिवासी हो, एक मुसलमान होना चाहिए, एक ओबीसी होना चाहिए, एक दलित होना चाहिए, और इस तरह से संगठन ऊपर से लेके गांव तक जाना चाहिए। तो मनवाद को आप रोकेंगे, मनवाद आपके सामने से होगा। ये शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संगठन हुआ और पता लगा कि एक विशेष जाति के ही लोग उसमें, नाम बाबा साहब का, नाम सामाजिक न्याय का, लेकिन अंदर एक ही जाति के लोग अध्यक्ष है, महासचिव हैं, या उनके दोस्त या जाति का। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कई तमाम सारी पार्टियां और संगठन खड़े हो, उसको रोकना है। तो इस संगठन में जो अभी ईबीसी की बात जो उठाई थी, वो बहुत सही बात उठाई थी। भाई आइए, अब आएगा ही नहीं तो क्या किया जाएगा। मैंने तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क किया तो नहीं है, मान लीजिए उनका रमजान चल रहा है, नहीं आ पाए, लेकिन आगे हमारा प्रयास जारी रहेगा। और डॉक्टर एजाज अली जी, आप बात करिएगा तो सबका, वरना क्या है कि बड़े आराम से बीजेपी आरएसएस मजबूत हो जाए, जहां दाढ़ी टोपी वाले नजर आए। अरे भाई, हम लोग हैं मंच में, एक दाढ़ी टोपी वाला बैठे, एक दलित बैठे, एक ओबीसी बैठे, लगेगा कि बहुजन लड़ रहा हूं उनके लिए, केवल मुसलमान थोड़ी लड़ रहे हैं। ये बात करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं एक बार सीताराम येचुरी को हम नहीं रहे, हमने कहा आप सीनियर लेवल पर हैं, ये जब इफ्तार में लोग जाते हैं तो जैसे टोपी तुरंत मुस्लिम समाज के लोग टोपी डाल देते हैं और रुमाल एक चाट खाने वाली होती डाल देते हैं, उसका बड़ा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। वो कहा वो कैसे, बहुत हो रहा है, कहा तो